क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था और ना ही कभी हमने सोचा था कि इसके अलावा हम कुछ करेंगे। ओके। कि मैं रोड के साइड में बैठ के सब्जियां बेचता। जितने भी मैंने सोर्सेज बताए सब अगर मैं एक साथ काउंट करूँ तो मैं ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर लेता हूँ। श्रवण भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दो हमारे ऑडियंस को, जिससे वो आपके बारे में जान सके। ओके सबसे पहले तो मुझे इनवाइट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। बेसिकली मेरा नाम श्रवण है और मैं यूट्यूबर हूँ। साथ में मेरे यूट्यूब पे 3 और 4 चैनल्स है। इसी के साथ मैं स्टॉक मार्केट में स्विम ट्रेडिंग भी करता हूँ और मैं रिलेशनशिप काउंसलर भी हूँ। इसके अलावा भी 2-3 काम मैं करता हूँ जो हम धीरे धीरे आगे डिस्कस ही करेंगे इसमें। और ये जो भी वीडियो में आज मैं बोलने वाला हूँ ये काफ़ी रॉ रहेगा। इसके लिए मैंने खुद को प्रिपेयर नहीं किया है कि मैं ऐसे बोलूँगा ऐसे बोलूँगा। तो जो भी आपके सवाल है, जो भी आप पूछोगे, मैं ऑनेस्ट आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अमेजिंग अमेजिंग ब्रो। तो सबसे सबसे पहला सवाल आपके लिए है, आप अपने जर्नी के बारे में बताइए। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने जो स्ट्रगल्स फेस किए हैं उसके बारे में बताइए। बेसिकली ना देखिए, आज मैं जो भी कर रहा हूँ, इवन मेरे यूट्यूब पे चैनल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑनलाइन कुछ करूँगा। अगर मैं थोड़ा पहले से बताऊँ तो मेरी जो कमाई की शुरुआत है, यानी कि जो भी मैं पैसे अर्न करता था, इसकी शुरुआत 2013 से ही ओह हो गई वाओ। थी। यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले, जब मैं 13 साल का था, 12-13 साल का तब तब मैं था। तो फिर बेसिकली ना मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, उसमें सब खेती करते हैं, सबके पास फार्म है और हम हार्ड कोर, हमारा बिजनेस वही है कि बस खेती करना है, इसी में हमें जो भी है। क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था और ना ही कभी हमने सोचा था कि इसके अलावा हम कुछ करेंगे। ओके। तो 2013 में सबसे पहले जब मुझे थोड़े बहुत पैसे कमाने की ज़रूरत थी, क्यों थी? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात है कि आप ज़िद भी वहीं पे कर सकते हो जहाँ पे आपकी ज़िद पूरी हो। पूरी हो, राइट। तो मैं फैमिली के सामने फाइनेंशियली कोई भी ज़िद नहीं कर सकता था। तो मैंने खुद ही पैसे कमाना स्टार्ट किए 2013 में। अब खुद की खेती थी और वो खेती फार्म होने के वजह से जो भी वेजिटेबल्स वहाँ पे आते, वो वेजिटेबल्स मैं रोड के साइड में बैठ के सेल करता। आई नो ओके ये कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग रहेगा, ओके। अमेजिंग। लेकिन 2013 में मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं रोड के साइड में बैठ के सब्जियां बेचता सैटरडे संडे, ताकि मेरे स्कूलिंग भी डिस्टर्ब ना हो और थोड़े बहुत पैसे भी आते रहे। ओके। 2016 में, हाँ 2016 में मुझे फ़ोन चाहिए था, स्मार्टफ़ोन। मैंने पहले भी कहा कि फैमिली के सामने इन सब चीज़ों के लिए मैं ज़िद तो नहीं कर सकता। इसके लिए मैं एक बहुत से बड़े मॉल में मैंने काम किया था, जो हमारी एरिया का सबसे बड़ा मॉल है। वहाँ पे मुझे 5000 पर मंथ सैलरी थी। ओके। 2 महीने काम करने के बाद 10,000 रुपीज़ मैंने बचाए थे और फिर 10,000 बचा के वहीं से मैंने मोबाइल फ़ोन लिया था। ऑलमोस्ट मैंने अपने लाइफ में 6 to 7 years तक पैसों के लिए काम किया, जहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते, उतने पैसे मिलते जितने में मेरा खुद का हो जाता। मतलब जितने भी मेरे खर्चे हैं, छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं। ओके। और रह गई बात यूट्यूब की, तो फ़ोन लेने के बाद यूट्यूब तो बाय मिस्टेक ही स्टार्ट हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। इवन जब मैंने फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया तो मेरे फैमिली में मैं सेकंड ऐसा यूज़र था जो सोशल मीडिया पे है। इसके अलावा ना किसी के पास स्मार्टफोन था और ना ही कोई सोशल मीडिया पे था। तो मेरे एक जो बड़े भाई हैं, उनके पास स्मार्टफोन था और वो सोशल मीडिया पे थे, फेसबुक पर। तो मैं भी उनको देखकर फेसबुक पर आ गया, यूट्यूब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं यूज़र बना ही नहीं। जैसे ही वो यूट्यूब मैंने ओपन किया, उसी वक्त बाय मिस्टेक मेरा चैनल बन गया था और तभी से मैंने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता भी नहीं था कि ये यूट्यूब व्यूवर्स कौन होते हैं और क्रिएटर्स कौन होते हैं। ओके। ये सब नॉलेज आने के पहले ही मुझे ये पता चल गया था कि मैं भी एक क्रिएटर हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ। 1 साल 1.5 साल काम करने के बाद 2016 से लेके 17-18 तक, फिर वहाँ से मुझे थोड़े बहुत पैसे आने स्टार्ट हो गए थे। फिर जो भी मैं साथ में काम करता इधर उधर के, वो सारे काम मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि यूट्यूब से 2019 में 18 में इतने पैसे आ रहे थे जितने में शायद जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। ओके। तो मैं तो 10-12 हज़ार देख के खुद को फुल टाइम यूट्यूबर समझने लग गया था, क्योंकि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। ऐसा भी होता होगा ना कि लाइक जब आपने जीरो से शुरू किया एंड अचानक 12,000 15,000 ऐसा आप देखते होगे तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती होगी, राइट? अनएक्सपेक्टेड रहता है। बेसिकली क्या होता है ना कि जब आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, इवन बहुत कम पैसे भी बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, क्योंकि हम काफ़ी कम पैसों के लिए तरसते हैं। तो फिर वहाँ पे 10-12 थाउजेंड में मैं बहुत खुश था। मतलब इतना खुश कि उतने पैसों के लिए मैं सारा दिन काम करने के लिए तैयार था। मुझे उतनी उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी मेरी 2019 में। सेम ब्रो, सेम मेरे साथ भी था। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि पहली बार जब मेरा 11,000 जो इनकम आया हाँ था, हाँ।
वो जब बैंक में क्रेडिट हुआ मैं एकदम झूम उठा था लिटरली। मैंने अपने मम्मी पापा को जाकर बोला कि देखो मैंने आप लोगों को गलत साबित कर दिया, यूट्यूब से मैंने पैसे कमाए हैं हाँ, ऐसे ये थोड़ी करके। ज़्यादा खुशी होती है उस वक्त, क्योंकि शायद वो अमाउंट हमने उतना सोचा नहीं होता है, और सोचा भी क्या ही, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है यार, जब हम 20-19 साल के होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत कम होती एग्जैक्टली है। और हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल और मस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल भाई। रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व है, और उस वक्त हम, मैं नो डाउट यूट्यूब से जितने भी लोगों की इनकम आती है ना, सबके लिए एक अलग से रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। एंड मैं एक बात आपको बताता हूँ समर भाई, मतलब शायद हो सकता है ये काफ़ी मैं ग्रीडी साउंड करूँ यहाँ पे, लेकिन जो है वो है, मेरे लिए पैसा मोटिवेशन रहा है। मैं एक ऐसे फैमिली से आता था जहाँ पे मैंने देखा है कि पैसों की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है लाइफ। तो मैं तो हमेशा से ये कहूँगा कि पैसों से तो मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ, मेरे लिए पैसा मोटिवेशन ओके है, मैं पैसे देखकर काम करता हूँ। सेम ब्रो, सेम 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 मेरे साथ भी सेम है। हाँ राइट, हम ऐसे फेक नहीं बनेंगे, क्योंकि नहीं, मैं तो पैसों के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, बस मैं काम करते चले गया, मुझसे वो नहीं होता है। मैं जब भी कोई काम स्टार्ट करता हूँ ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि इसमें मुझे फाइनेंशियली कितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, या मैं कितना अर्न कर सकता हूँ। ब्रो पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। हाँ, क्या बात है, राइट। हो सकता है आने वाले टाइम में ये चीज़ें थोड़ी बदल जाए, हो सकता है हम पैसों के पीछे फिर उतना ज़्यादा काम ना करें। मैं अभी भी नहीं हाँ कह रहा हाँ हूँ कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ, लेकिन हाँ, पैसों के लिए मैं काम करता हूँ। अब एक सीक्रेट ऑफ द मिलीनियर माइंड, इस बुक में बहुत अच्छे से एक बात लिखी है हाँ हाँ कि नो डाउट पैसा हमारे लिए ज़रूरी होना चाहिए। जब भी हम ये कहते हैं पैसा हमारे लिए ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लिए फैमिली ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है, पैसे भी ज़रूरी है, और वो सब ज़रूरी है। और मेरे लाइफ में वो चीज़ हमेशा से रही है, मैंने पैसों के लिए तो काम किया है। 15 में आपके पास फ़ोन आया तो फिर वहाँ से फिर आपने क्या किया और कैसे किया, इसके बारे में ज़रा डिटेल्स में बताइए। हाँ और देखिए, बेसिकली ना मैं एक बात बताता हूँ, 2015 में फ़ोन आने के बाद जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ऑलरेडी उनके पास फ़ोन था। तो वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे वो गर्ल्स की अकाउंट को फॉलो करते और लड़कियों से बातचीत करने की कोशिश करते। और मुझे लगता है ना बहुत कॉमन है, स्कूल और कॉलेज लाइफ में ये होता ही होता है कि हम चाहते हैं बस हमारी ना एक गर्लफ्रेंड बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ लकीली ना ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। मैं हाँ कभी भी, मैंने लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट ही नहीं किया, क्या पता बात नहीं कर रहे क्यों, हो। शायद मैं उतना इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया। अच्छा और जब थोड़ा मैं इन्वॉल्व होने लगा तभी मुझे यूट्यूब मिल गया। हाँ मोटिवेशन मिल गया, मोटिवेशन मिल गया कि यार आगे बढ़ना है। राइट राइट, हो सकता है ये मोटिवेशन कह सकते हो। डिस्ट्रैक्ट होने के पहले मुझे ट्रैक मिल गया था कि कहाँ पे आगे बढ़ना है। तो फिर वो चीज़ें मेरे लिए नहीं हुई यार कि मुझे ये करना, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं रहा। तो फ़ोन आने के बाद मैंने तो वही काम करना स्टार्ट कर दिया था जो बेसिकली मेरे लिए ज़रूरी था, या जहाँ से मेरे लाइफ में पैसे आते थे और मैं फाइनेंशियली जहाँ पे थोड़ा स्टेबल होने लग गया। ओके तो ये प्रोसेस कैसा रहा, ये प्रोसेस कैसा रहा ज़रा बताना। फ़ोन लेने के बाद मैं मेल आईडी बनाने गया था, एक मेरे फ्रेंड है उनके पास, वो एज में मुझसे बड़े हैं, तो उन्होंने मेल आईडी बनाते बनाते गलती से यूट्यूब चैनल भी बना दिया। और जैसे कि मैंने बनाया था कि चैनल बाय मिस्टेक ही स्टार्ट हो गया। फिर वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे किस टाइप के वीडियोस बनाने चाहिए। मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड बुक्स रीड करता था, वहीं से आइडिया आया कि मुझे ना वैसे ही वीडियोस बनाने चाहिए। तो मैंने पहले वॉइस ओवर बनाया, मतलब काफ़ी दिनों तक। वो चैनल अभी यूट्यूब पे है, स्टे हैप्पी करके, सर्च में भी नहीं आएगा वैसे, बट हाँ, वो वहाँ पे मैंने वीडियोस बनाए। और वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने 1 साल तक छोड़ दिया। आज मैं एक ऐसी बात बताता हूँ, मुझे ना 1 साल के बाद एक ऐसा फ्रेंड मिला था जिसने मुझे ऐसे बोल दिया, यार भाई तू तो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, अभी तूने बंद कर दिए क्या? एंड मेरे पास ना कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं था, मैंने ऐसे बोल दिया हाँ कि अब बंद कर दिए। उसने पूछा क्या रीज़न था, मैंने कहा बिकॉज ऑफ स्टडी। लेकिन मुझे पता था मैं झूठ बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा हो नहीं पाया था, इसलिए मैंने 1 साल वो बंद कर दिया था। अच्छा तो फिर मैं बस वो सोच ही रहा था, तभी उसने वो बात बोल दिया कि हाँ वो सभी का नहीं हो जाता यूट्यूब पे। और फिर वो सुनने के बाद पता नहीं एक अलग सा मोटिवेशन आया, मैंने कहा नहीं नहीं अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और सेम डे उसी वक्त मैंने एक न्यू चैनल बनाया श्रावण कुर्मावंशी नेम से, उस पर आज 2.3 लाख सब्सक्राइबर्स है। वाह अमेजिंग। तो वहीं से चैनल की मतलब एक जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पर। आपने बोला शेयर मार्केट में भी आप एक्टिव हो, तो वहाँ वो कब से शुरू हुई। इन शॉर्ट जितने भी मेरे रेवेन्यू के सोर्सेज है मैं आपको बताता हूँ। 2019 में मैं यूट्यूब से ना ऑलमोस्ट 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न करता, 19 और 20 में। 19 के बाद ना लाइक उस वक्त कोविड का भी टाइम था, अगर आपको अच्छे से पता ही होगा। तो बस वो कोविड के वक्त क्या हुआ ना, मैं फुल टाइम यूट्यूबर बन गया। वैसे ही मैं स्टडी भी कर रहा था और स्टडी में भी मैं ठीक ठाक हूँ। 12th में मेरे लाइक कॉलेज में मेरा फर्स्ट रैंक आया था, तो मैं स्टडी में भी ठीक ठाक ही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे कोविड था और कोविड के वक्त फिर मैंने सारा ध्यान यूट्यूब पे दिया।
और यूट्यूब से पैसे आने लग गए थे काफ़ी अच्छे। मैं यूट्यूब से 60-70 थाउजेंड रुपीज़ अर्न करता। उसी वक्त मैंने स्काइल बनाया था जो मेरा आज मेन चैनल है। फिर वहाँ पे मैं रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस बनाता था, क्योंकि थोड़ा बहुत एक ब्रेकअप मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैं वहाँ से निकला। फिर मैंने उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बुक्स रीड किए थे, और बुक्स रीड करने के बाद ना मैंने शेयर करना स्टार्ट कर दिया जो भी मैं वो उन बुक से सीखता, और फिर लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। तो फिर मैंने रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए, वहाँ से मैं काउंसलर बना। तो फिर मैंने ना रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस जो बनाए थे स्काइल पर, वहाँ से भी मुझे ठीक ठाक पैसे आने लग गए थे। मैंने कंसल्टेशन स्टार्ट किया, वहाँ से भी मुझे ठीक ठाक पैसे आने लग गए थे। और फिर जब आप यूट्यूब पे ग्रो करते हो तो आपको ब्रांड्स भी काफ़ी मिलती है, तो वहाँ से भी मुझे पैसे आने लग गए थे। और जब मेरे पास एक अच्छे खासे पैसे आने लग गए थे तब मैं ऑलमोस्ट 1.2-1.3 लाख रुपीज़ मंथली अर्न करता 2021 में। तो वो 1-1.5 लाख रुपए देख के मैं तो बड़ा खुश हो गया था, क्योंकि बढ़िया सी लाइफ चल रही थी जैसा मैं जीना चाहता था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, ब्रांडेड कपड़े मैंने खरीदने स्टार्ट कर दिए, लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर दिया। क्योंकि जब भी आप ऐसा बैकग्राउंड रहता है ना कि आपके पास खेती है, फार्म है, तो आपका देसी लाइफस्टाइल रहता है। तो राइट। वो लाइफस्टाइल को चेंज करने में आपको पैसे के साथ साथ ना बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए होती है कि आप महंगे कपड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो। तो पैसे आने के बाद ना अब मुझे यहाँ से पैसिव इनकम के भी कुछ सोर्सेज बनाने थे, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो गया था फाइनेंशियली। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उससे भी 100 गुना ज़्यादा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो फिर जब मेरे पास ना 1.5-2 लाख रुपीज़ मंथली आने लग गए थे, तब मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया, यहाँ से 1.5 साल पहले। ब्रो, अपने स्टॉक मार्केट शुरू किया। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आपके टोटल जो अभी रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो कितने हैं? अगर मैं मेरे रेवेन्यू सोर्सेज की बात करूँ तो 4-5 है, जिससे मतलब ठीक ठाक पैसे आते हैं, वरना और भी है लेकिन उससे इतने पैसे नहीं आते हैं। तो मैं बात करूँ एडसेंस, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो नो डाउट एडसेंस है। और मैं काउंसलर भी हूँ, तो वहाँ से भी ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। कॉन्सल्टेंसी से बहुत तगड़े पैसे आते हैं ब्रो ना। हाँ, बट ना अभी मैं उतना नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं कंसल्टेशन ठीक, क्योंकि मुझे उससे अच्छे भी सोर्स मिल गए हैं। ओके ओके तो ओके। कंसल्टेशन में अभी सीखने के लिए करता हूँ। हाँ, पहले मैंने कंसल्टेशन किया था, उससे भी मुझे अच्छे खासे पैसे आए थे, बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। लेकिन फिर ब्रांड से भी ठीक ठाक पैसे आने लग गए थे। ब्रांड से पैसे आने के बाद फिर स्टॉक मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया, तो स्टॉक मार्केट के शुरुआत में तो मुझे ठीक ठाक अच्छा तगड़ा लॉस हुआ, मतलब बढ़िया, क्योंकि मैंने सारे पैसे उठा के, इवन मेरे पास जितनी भी सेविंग थी 90% पैसे उठा के मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिए थे। और पहले 2 महीने में ही मेरा पोर्टफोलियो 18% माइनस हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हो, मैं एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता रहा हूँ, तो मेरा सीधा 2 लाख का इसको लॉस हो मिनी गया हार्ट था। अटैक बोलते हैं। इसको मिनी हार्ट अटैक बोलते हैं। राइट राइट। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है, वो फुल टाइम ट्रेडर है, कि स्टॉक मार्केट में जिसने शुरुआत में लॉस देख लिया वो लाइफ टाइम प्रॉफिट देखता है। तो ये बात बिल्कुल सही थी कि मैंने लॉस देखने के बाद मेरे मन से डर निकल गया था पैसों को खोने का। और फिर मैंने वही पैसे रिकवर करने के लिए इतनी ज़्यादा रिसर्च किया, स्विम ट्रेडिंग में करता हूँ। तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, और मुझे धीरे धीरे ये फील हो रहा है कि शायद ये मेरे लिए सबसे बेस्ट सोर्स बन जाएगा। और टोटल आप यूट्यूब और शेयर मार्केट वगैरह सब कुछ मिलाकर आप कितना अर्न कर लेते हो आज के टाइम में? ओके, तो मतलब जितने भी मैंने सोर्सेज बताए सब अगर मैं एक साथ काउंट करूँ तो मैं ऑन एन एवरेज 2.5 लाख रुपीज़ मंथली अर्न कर लेता हूँ। मतलब इतना अर्न कर लेता हूँ अभी। वाओ, अमेजिंग। हाँ, थैंक यू। अच्छा, आपने एक चीज़ बताया था कि आपका ब्रेकअप हुआ था, राइट? तो बताओ यार, ब्रेकअप स्टोरी बताओ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना मैं ब्रेकअप स्टोरी बहुत डीप में जाके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पे मेरी एक डेडिकेट वीडियो आने वाली है चैनल पर कुछ टाइम के बाद। लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ कि जिस लड़की के साथ मैं रिलेशनशिप में था, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ऐसे कुछ उसका निगेटिव बिहेवियर नहीं था, या उसने मुझे चीट नहीं किया था। बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, मैं बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड था। मेरे लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने कॉलेज लाइफ को इन्जॉय नहीं किया। और शायद मैं आपको भी देखता हूँ तो ये बात आपकी भी लाइफ में रही होगी, क्योंकि हाँ, सेम सेम। हम यंग एज में कुछ कर लेते हैं ना, बहुत छोटी एज में। अब यहाँ पे तो खेलने कूदने के दिन होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और तभी अगर हम कुछ कर लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है। कॉलेज लाइफ, वो पार्टीज़, वो फ्रेंड्स के साथ घूमना, और सोशल मीडिया पे इंजॉय करना, मेरे लाइफ में वो था नहीं। बट उसके लाइफ में वो था, और उसके लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स थे सब कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, वीकेंड्स पे घूमने जाना। और मेरे साइड से वो नहीं था, और इसी वजह से हमारे बीच में हम लोग तो बिल्कुल अलग हैं एकदम। ये रहता है। बेसिकली आपको करियर ओरिएंटेड ही लड़की चाहिए होती है, लेकिन 19-20-21 साल के एज में आपको कहाँ करियर ओरिएंटेड लड़की मिलेगी। मिल भी सकती है, बट मुझे तो नहीं मिली थी। शायद ही मिलेगी। हाँ, राइट। बस वहीं से फिर वो एक रीज़न था ब्रेकअप का, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रीजंस और थे जो मैं मेरे ही चैनल पे डिस्कस करूँगा आराम से, बढ़िया एक डेडिकेट वीडियो बना के। तो ब्रेकअप के लिए मैं इतना ही कहूँगा
कि हम दोनों काफ़ी अलग अलग टाइप के थे। दैट्स वाई हमारा ब्रेकअप हुआ, लेकिन जो ब्रेकअप था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। मैं फर्स्ट टाइम शायद किसी के लिए इतना रोया होगा अपने लाइफ में। अब तो मैं किसी के लिए शायद इतना नहीं रोने वाला हूँ, क्योंकि अब काफ़ी कुछ पता चल गया रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन तब मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक था। तो उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी, आपने बताया नहीं। उस टाइम पे तो मुझे देखिए 1 वीक का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम था वो मेरे लिए। मैं 1 वीक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टिल आई रिमेंबर संडे टू संडे में बहुत डिस्टर्ब था। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा खुद को मूव ऑन कराने के लिए वो फ़ोटोज़ डिलीट करना, और वो जितने भी साथ में वीडियोस थे, बहुत सारी बातें होती है, जो ब्रिज था वो सारा मैंने हटा दिया। मतलब मैंने लाइफ को मैंने ऐसे बना दिया कि वो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ना ही मैं उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता हूँ। तो ऐसे कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन उस डिफ़िकल्ट टाइम से मैंने जो सीखा है वो नो डाउट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अभी काम आ रहा है। मैं उस सिचुएशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हूँ। वो हमेशा प्राउड फील करती कि मैं इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हूँ, लेकिन मैं इतना ही ज़्यादा था जिस वजह से वो बातों से शायद उतनी भी पसंद नहीं आई थी। लेकिन मैंने कभी भी खुद को ट्रैक से बाहर नहीं आने दिया मेरे लाइफ में, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे जो प्रॉब्लम हो। यहाँ पे मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि मैं हमेशा ट्रैक पर ही था, और मैंने वो ट्रैक कभी भी नहीं छोड़ा किसी भी सिचुएशन में। ब्रो लाइफ में जब लड़कियां आती हैं ना तो काइंड ऑफ वो अपने हिसाब से हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये उनका ओपिनियन होता है, राइट। हमारा क्या ओपिनियन है अलग है, हमें उनके हिसाब से कभी चेंज नहीं होना चाहिए। बेस्ट, एक बहुत ही बढ़िया बात कही अभी आपने कि वो कहीं ना कहीं उनके अकॉर्डिंग हमें बनाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि वो हमें हमारे अकॉर्डिंग बने। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा है। मुझे लगता है टीनेजर्स के लिए अभी जो आपने कहा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो ही नहीं सकता है कि हमें किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। एग्जैक्टली आपका जो पर्पस है आपको उसको फॉलो करना चाहिए बस अपने लाइफ में। खैर अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीनेजर्स की बात आई तो मैं कहना चाहता हूँ कि 2 एडवाइस जो आप देना चाहो जो स्विम ट्रेड करते हैं, जो शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, उनके लिए। ओके देखिए, मैं ना स्विम ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं स्विम ट्रेडिंग से पैसे शायद इसीलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा फंड है, काफ़ी अच्छी कैपिटल है। ओके। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस एक ही स्ट्रैटेजी पे वर्क करता हूँ, वहीं से मैं मंथली 2 और 3% बना लेता हूँ। अब 2 और 3% तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप 20 लाख से भी स्विम ट्रेडिंग करते हो 3%, यानी कि आप 60,000 रुपीज़ मंथली अर्न कर लेते हो वहाँ से। तो बेसिकली मैं बस इतना कहूँगा कि आप कभी भी बड़े कैपिटल से करने के बारे में मत सोचो, जैसे कि मैंने किया था और मुझे बढ़िया लॉस हो गया था शुरुआत में ही। और दूसरी चीज़, स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी को स्टॉक मार्केट आना चाहिए ताकि आप पैसिव इनकम जनरेट कर सको वहाँ से। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे शेयर मार्केट आपने बोला स्विम ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, तो इसके बारे में सीखने के लिए कहाँ से हम सोर्सेज ढूंढें, ऐसा कुछ आप बता सकते हो। बेसिकली ना यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है। और एक बात मैंने आपसे भी सीखी है, आपने हमेशा एक बात कही है कि पहले शुरुआत थोड़ी कर लो और फिर सीखना। अगर आप सीख के शुरुआत करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो बस मैं यही मुश्किल हो कहूँगा कि जाएगा। पहले आप डीमैट पे अकाउंट बना लो। डीमैट पे अकाउंट बनाने के बाद फर्स्ट स्टॉक अपना खरीद लो, जो ऑलमोस्ट कोई आपको नहीं, मैं लिंक 500 दे या दूंगा 1000 अप रुपीज़ में मिल स्टॉक्स का। जाएगा। लिंक हाँ मैं दे राइट। दूंगा अप स्टॉक्स का। हाँ। हाँ, तो ये अभी जाके आप डीमैट अकाउंट बना लो, और फिर वो होते रहता है। बाय द टाइम जब आप वो करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, और यूट्यूब पे तो इतने वीडियोस फ्री में अवेलेबल है, इतने अच्छे क्रिएटर्स के। हमें तो थैंकफुल रहना चाहिए कि आज से 5 साल 10 साल पहले इतने वीडियोस नहीं थे। आज सब कुछ इतना आसान है, और फिर भी हम नहीं सीखेंगे तो फिर तो हमारे बच्चे ऑफ जो कोर्स। रहेंगे वो हमें बड़ा सुनाएंगे कि आपके वक्त इतना कुछ था फिर भी आप नहीं कर पाए। तो मुझे लगता बहुत बड़े है होतिया हमें ना समझेंगे। ये सही था, ये बात बिल्कुल सही है, और ये चीज़ें रहती है। राइट इतना ब्रो, कुछ है राइट। सीखने के लिए, तो सीखने में क्या ही प्रॉब्लम है। और सेकेंड एडवाइस की जो आपने बात की थी, वो मेरे साइड से ये रहेगा, जो मैंने सीखा अपने लाइफ में, कि आपके लाइफ में चाहे जो भी चल रहा हो, अच्छा फेज़ हो बुरा फेज़ हो, कभी भी अपने वर्क पैटर्न को ब्रेक मत करो। मुझे पता है कि आज मुझे सुबह उठकर वीडियो बनानी राइट। है, तो मैं बनाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि मेरी मॉर्निंग अच्छी नहीं थी, किसी से फाइट हो गई, कुछ भी हो जाए, मैं अपने वर्क पैटर्न को कभी ब्रेक नहीं करूँगा। और मुझे लगता है ना, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपने वर्क बिल्कुल। पैटर्न को मेंटेन करके कंसिस्टेंसी रखो। बहुत मैटर दैट्स इट। करता है। आपकी लाइफ निगेटिव चल रही हो, पॉजिटिव चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, आप डिमोटिवेट हो, डजेंट मैटर, आपको काम करते रहना चाहिए। अब आप YouTube के बारे में, आप YouTube के भी तो आप बादशाह ही हो, तो YouTube के बारे में आप YouTube के बारे में आप 2 एडवाइस दे दो जिससे लोग अपने चैनल को ग्रो कर पाए। बेसिकली मैं यूट्यूब के बारे में अगर कहूँ ना, तो मैं यही कहूँगा कि आज ये टाइम है जहाँ पे शॉर्ट्स इतने वायरल हो रहे हैं।
यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस, पॉडकास्ट, जैसे अभी भी आपने सही टाइम पे पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो वक्त के साथ खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। वरना आप बदल दिए जाओगे, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा एक से एक क्रिएटर्स या ऑप्शंस में। तो आप ना वक्त के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार भी रखो। और एक टाइम ऐसा आता है ना जहाँ पे यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, तो हम इतने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि हम ग्रो नहीं करते हैं। मुझे लगता है ना कि हम एक कि ये फेज तो हमारे लाइफ से कभी नहीं जाएगा, लेकिन यूट्यूब बड़ा रिस्की प्लेटफॉर्म है। एक दिन में आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाता है, तो एक दिन में कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो इसलिए सीखते रहो, चाहे आप कितनी बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो। अगर आप बस यूट्यूबर बने रहना चाहते हो, एक बहुत अच्छी बात है कि यूट्यूबर बनना बहुत आसान है, लेकिन बने रहना सबसे मुश्किल काम है। एक हाँ चीज़ यार, मेरा मेरा ये मानना है कि अगर आप YouTube पर ग्रो कर लेते हो ना, तो YouTube से अलग अलग चीज़ें भी ग्रो करना शुरू करो, मतलब अलग अलग इनकम सोर्सेज क्रिएट करना शुरू करो अगर आप YouTube पर एक बार ग्रो कर लेते हो। और सीख जाते इससे हैं। फ़ायदा ये होगा कि अगर YouTube अगर चला भी गया तो आपके पास अलग इनकम सोर्सेज भी रहेंगे। राइट राइट। और ये सीख जाते हैं, जब हमारे पास पैसे आते हैं ना, तो वो कहते हैं ना पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। तो हम सीख जाते हैं। मैं कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सोच ही नहीं सकता था, मैं कंसल्टेशन के बारे में नहीं सोच सकता था, बिकॉज ऑफ यूट्यूब ये सब हुआ। क्योंकि शायद अभी भी मुझे लगता है ना, जितनी मेरी कैपेसिटी है ऑफलाइन मार्केट में करने की, तो मैं शायद 30, 40, 50,000 तक अर्न करता। फैमिली बिजनेस से ज़्यादा मुझे 60, 70,000 रुपीज़ मंथली आ जाते, उससे ज़्यादा नहीं। राइट। लेकिन पिछले 2 साल में मैंने बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं, बहुत ही बढ़िया पैसे कमाए हैं। और मैं बस इतना कहूँगा, अगर आप यूट्यूबर हो, और नो डाउट पैसे मोटिवेशन है, हम जब ये सब समझते हैं तो इतनी स्किल्स बना लो अपने अंदर, इतनी स्किल्स को डेवलप करो कि वहाँ पे आपके पास पैसे कमाने के लिए इतने ऑप्शंस भी आ जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको उतना तो मिलेगा जितना आप डिजर्व करते हैं। ब्रो, वन एडवाइस जो आप सारे लोगों को देना चाहोगे, जितने भी यंग जनरेशन है, डजेंट मैटर वो यूट्यूब कर रहा है, शेयर मार्केट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप एक एडवाइस जो देना चाहोगे अपनी तरफ से? बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग अपने लाइफ में ग्रो करते हैं ना, आपके आसपास के लोग आपको ना क्या कहते हैं कि यार एक बार ना आपको ये ट्राई करना चाहिए, आपको ना स्मोकिंग एक बार ट्राई करनी चाहिए, आपको ना एक बार क्लबिंग ट्राई करनी चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मुझे लगता है सबसे बुरी एडवाइस है। देखिए, एक्सपीरियंस करने को अच्छी चीज़ें हज़ार पड़ी है। जितनी भी लोग आपको कहते हैं ना कि आप ये ट्राई कर लो यार, एक बार ये एक्सपीरियंस ले लो, और ये जो एक बार का एक्सपीरियंस होता है ना, शुरुआत में सब एक बार ही करते हैं और फिर वो एक आदत बन जाती है बिल्कुल। कि यार अब तो पैसे आ रहे हैं ना, तो एक काम करो, हम ना स्मोकिंग ट्राई करते हैं, हम ना आज बियर ट्राई करते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं। मुझे लगता है ना आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। एक्सपीरियंस लेना है, हज़ार अच्छी बातें पढ़िए, आप वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस लो, आप बुक्स रीड करो। बुक्स में पैसे वेस्ट भी हो जाते हैं, चलेगा, बुक्स खरीद रहे हो, नहीं रीड कर रहे हो, वो भी एक अच्छी हैबिट है कि सही जगह पे एटलीस्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर वो अल्कोहल एडिक्ट आप हो जाओगे, स्मोकिंग, तो वो फिर तो आप भैया बर्बाद हो जाओगे। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि बुरी आदतों में ना बहुत पावर होता है, वो हमें अट्रैक्ट कर देता है, एडिक्ट कर देता है उससे, है ना। मगर अगर जो अच्छी आदतें जो होती हैं, अगर आप उसको कोशिश करोगे लाने का खुद के अंदर, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। मान लो कोई आप बुरी आदत करते हो, एक बार करते हो ना, आप एडिक्ट होते जाओगे, मतलब एक बार करोगे आपको दोबारा करने का मन करेगा, है ना, ऐसा होता है। बेसिकली यही होता है। बुरी आदत और अच्छी आदत का एक छोटा सा फर्क ये है कि बुरी आदत ना करने का मन होता है। जैसे अगर आप एक बार स्मोकिंग कर लोगे ना, तो आपको लगेगा मैं परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ, चलो स्मोकिंग करते हैं, तो वहाँ पे आप चले जाते हो। लेकिन अच्छी आदतों में आपको जाना पड़ता है, और एक बार आपको अच्छी आदतें लग गई, जैसी आपकी आदतें होती वैसी आप बन जाते हो। तो आप कितने कामयाब हो और कितने नाकामयाब हो, इससे पता चल जाता है कि आपकी आदतें कैसी होगी। तो वो हैबिट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहता है आपके लाइफ में। अरे बिल्कुल, लेकिन अच्छी आदतों को आप कितना भी कोशिश करोगे ना, तो हमेशा आप कंटिन्यू नहीं रख सकते। इसके लिए आपको हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहना पड़ेगा कि मुझे अच्छी आदतों में ही रहना है। सही बात है, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, ये बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, थैंक यू सो मच ब्रो, आपने इतना कुछ बताया है ऑडियंस को। आई थिंक जो ऑडियंस आपको देख रही होगी उसने बहुत कुछ सीखा है आपसे। और बस आपको इनवाइट करने के लिए आपका भी दिल से शुक्रिया। जो भी लोग देख रहे हैं हमारे वीडियोस को, प्लीज़ जाइए श्रवण भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं लिंक जरूर दे दूंगा इसमें। और जितने भी मेरे थ्रू यहाँ पे क्रिएटर्स आए हैं, जो मुझे देखकर आए हैं, जहाँ पे मैंने शेयर किया हो, तो प्लीज़ आप भी भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। काफ़ी अच्छे वीडियोस बना रहे हैं, जाके इनके पुराने पॉडकास्ट भी ज़रूर आप चेक करना, बहुत बढ़िया काम ये कर रहे हैं। जरूर जाकर चेकआउट करो मेरे चैनल को भी एंड भाई के चैनल को भी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।